चलिए भाई शुरू करते हैं फिर आज की मुलाकात, क्योंकि आज की मुलाकात मित्रों आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होने वाली है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है जितने मित्र देख रहे हैं, और आप सबको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष में आप जिस सफलता के लिए प्रयास करें वो आपको मिले, और जीवन में बाकी हिस्सों में भी आपके लिए बेहतरी ही हो। हमारी और मतलब मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से, पूरी पीडब्ल्यू की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं जिनमें ये सारी चीजें शामिल हैं। आज जिस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करने वाले देखने वाले हैं कि आपके CAIB एग्जामिनेशन में जो आपका कंपलसरी फोर्थ पेपर है, यानी जो BRBL है, जैसे आपको पता है कि आप 4 कंपलसरी पेपर देते हैं अपने CAIB एग्जामिनेशन के लिए, और एक आपको देना होता है इलेक्टिव पेपर, जिनमें आपको कुल 5 ऑप्शंस मिलते हैं, 5 सब्जेक्ट के ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें से कोई एक आपको चूज करना होता है। तो आपका जो कंपलसरी पेपर है उसमें जो आपका लास्ट यानी जो फोर्थ पेपर होगा, जो इस बार अभी 10 दिसंबर को हुआ है BRBL का, उस पर मेरी आपसे बातचीत होने वाली है। क्या बातचीत होगी, मैं पहले एक आउटलाइन आपको बता देता हूं। BRBL देखिए, चूंकि बड़ा लंबा सिलेबस है, बाकी सारे सब्जेक्ट की अगर तुलना करेंगे तो थोड़ा सा लंबा सिलेबस आपको मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये लीगल पेपर है। आपके चारों कंपलसरी पेपर में से एक प्रकार से इसको आप लीगल पेपर बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एक्ट, नंबर ऑफ सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। बैंक पे जिन जिन अधिनियमों की जरूरत पड़ती है, बैंक जिन जिन एक्ट्स पर काम करता है, उन सारे एक्ट की बात यहां पर थोड़ी बहुत की गई है। तो क्या होगा, क्योंकि एक बैंकर्स के लिए देखिए मुद्दा यह है कुल मिला के कि लीगल लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उससे भी कठिन हो जाता है उसको याद रखना। तो हम लोग कई बार घबरा जाते हैं, यार ये पेपर कैसे क्लियर हो पाएगा, ये कैसे याद रखा जाएगा। अब मैं LLB तो हूं नहीं, लीगल लैंग्वेज में तो हम लोग बातचीत करते नहीं है। अब अच्छा, इसमें कोई परिवर्तन भी आप नहीं कर सकते, चूंकि एक्ट है, सेक्शन है। अब एक्ट में जो चर्चा लिख दी गई है वो आपको लिख दी गई, उसमें आप कोई चीज नहीं कर सकते। अब जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 सेक्शन 22 के अंतर्गत अगर करेंसी इशू हो रही है, इतने इतने डिनोमिनेशंस में इशू होगी, तो उसमें आप क्या परिवर्तन कर सकते? एक्ट में आप कोई चीज नहीं कर सकते। आपको कोई चेंज करने का या मुझे कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं, जो जस का तस है हमें वैसे पढ़ना होगा। अब सेक्शन 22 BR एक्ट 1949 के तहत बैंक लाइसेंस प्रोवाइड करता है, लाइसेंस करने के लिए क्या क्या चीजें वो देखेगा, लाइसेंस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, सेक्शन 22 के सब सेक्शन 4 में कैसे जाके लाइसेंस कैंसिलेशन की बात होती है। तो ये जैसे अधिनियम में लिखा गया, जैसे एक्ट में लिखा गया है मित्रों, आपको वैसे ही देखना होता है। इसलिए थोड़ा सा पेपर शुरू जब आप करते हो तो आपको लगता है यार इसको कैसे क्लियर किया जाएगा, ये थोड़ा सा मेरे लिए कठिन हो सकता है, लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी कठिन है, सेक्शंस बहुत सारे हैं, इसको कैसे याद रखा जाएगा। ये जितना देखने में कठिन लगता है मित्रों, ये उतना ही आसान है। और BRBL का बाकी सारे कंपलसरी पेपर से अगर आप तुलना रिजल्ट का करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक सीक्वेंस में इसको पढ़ते चलेंगे तो ये काम आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, और एक बार में बहुत इत्मीनान से बड़े अच्छे मार्क्स के साथ आप इस पेपर को क्लियर कर लेंगे। इसमें कैसे ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं, कैसे इसमें मिनिमम इनपुट देके हम इस सब्जेक्ट से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, यही आज चर्चा का विषय बनने वाला है। तो मेन जो हम लोगों की आज बातचीत होने वाली, जो चर्चा का मुख्य विषय बनेगा, वो आपका फोर्थ जो कंपलसरी पेपर है यानी BRBL। इस BRBL पेपर को कैसे तैयार करें, पूरा सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कंप्लीट सिलेबस की BRBL का पूरा सिलेबस क्या है, 4 मॉड्यूल में बटा हुआ है, मॉड्यूल A, मॉड्यूल B, मॉड्यूल C, मॉड्यूल D, और हर मॉड्यूल में स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, ये सारी चर्चा मेरी आज आपके साथ होनी है। BRBL हम और आप मिलकर आराम से क्लियर करेंगे, एक बार में सारा डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। पहले देख लेते हैं कि आप इस सिलेबस में क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो 4 मॉड्यूल आपको मिलने वाला। पहले एक बार तो आप सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस थोड़ा सा लंबा आपको दिखेगा। मॉड्यूल A था, मॉड्यूल B दूसरा है, मॉड्यूल सी तुलनात्मक रूप से दोनों से बड़ा है, और मॉड्यूल D आपका सबसे लंबा मॉड्यूल होने वाला है, और ये इंपॉर्टेंट मॉड्यूल भी आपके लिए होने वाला है। ठीक है साहब, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एक मॉड्यूल बन जाता है। अब आपको देखना है क्या है मित्रों, यहां पर देखिए एक एक करके इत्मीनान से बातचीत को समझते चलिएगा। मॉड्यूल A आपका जो है ये बड़ा बेसिक सा मॉड्यूल है, और मॉड्यूल A में जो आपको पहली 2 यूनिट मिलने वाली हैं वो मिलने वाली हैं BR एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और RBI एक्ट 1934 से ज्यादातर मामले आपको यहां पर मिलने वाले हैं। अब यहां पर देखिए क्या है, जैसे यहां पर लिखा लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक्स, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशंस ऑफ बैंक्स पार्ट 2। अब पार्ट 2 का मतलब ये नहीं कि आपके सिलेबस में ये 2 टॉपिक है, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने इसको इसलिए रखा है ताकि आप ये भी समझ, देखिए जब मेरी बातचीत आपसे होती है, जब मैं BRBL की मैं ही आपकी BRBL की क्लास लेता हूं, अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं BRBL के साथ आपके साथ जुड़ने वाला हूं, ठीक है साहब। तो मेरी पूरी ये कोशिश होती है कि बहुत विधिवत बताया जाए, क्योंकि एक ऐसा पेपर है जिसमें हम लोग कुछ कास्ट छाट नहीं सकते हैं ना। जहां तक हम लोगों की चर्चा होगी वो पूरी चर्चा होगी, पूरे एक्ट पूरे सेक्शन पर बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बने हैं और विधिवत बने हुए हैं। इसलिए जो भी बड़े टॉपिक्स हैं उनको कई हिस्सों में डिवाइड करके मैं आपके सामने रखता हूं, ताकि इत्मीनान से इजीली आप तक सारी बात पहुंचाई जाए, आसान भाषा में पहुंचाई जाए, और इस तरीके से आपसे बातचीत हो ताकि आप उसे
मेमोराइज भी कर पाए, उसे याद रख पाए और पेपर में आंसर कर पाए। तो पार्ट 1 पार्ट 2 का मतलब है कि हम लोग दो हिस्सों में इसको पढ़ते हैं। अब जैसे कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बैंक है, बैंकों पर आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 से, तो यहां पर आप देखेंगे 3 हिस्सों में आपको तो है ये टॉपिक एक, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा ये टॉपिक है इसलिए इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो आपको ये जहां पर भी पार्ट 1 पार्ट 2 मिलेगा वो उसके 2 हिस्से हैं। मैं जब आपसे बातचीत करता हूं तो उसको 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में डिवाइड करके बातचीत करता हूं ताकि बात आसान हो जाए। टॉपिक आपका है तो पहला टॉपिक आपको लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशंस ऑफ बैंक्स मिलने वाले हैं। इसी में आपको फिर देखेंगे तो कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बैंक मिलने वाला, जिसको हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फिर रिटर्न से, इंस्पेक्शन से, वाइंडिंग अप है, मर्जर एक्विजिशन है, आरबीआई कैसे बैंकों से रिटर्न मांगता है, उनका इंस्पेक्शन कैसे करता है, वाइंडिंग अप कैसे होता है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप कैसे होता है, हाई कोर्ट बैंकों की वाइंडिंग अप कैसे करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही एप्लीकेशन देना होगा तो कैसे देगा, ये सारी चर्चा इसमें है। तो इसको भी 2 पार्ट में देखेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक, अब इस वाले जो टॉपिक में अगर हम देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक से, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबीज है, डिफरेंशिएटेड बैंक है, जिसमें आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक आ जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, तो ये भी बड़ा टॉपिक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसको 2 हिस्सों में मैंने बांट के आपके सामने रखा हुआ है। अब क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस सिलेबस आपके सामने पूरा है। अगला टॉपिक आपका एनबीएफसी का है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, लास्ट पूछा गया है इस बार दिसंबर वाले पेपर में। फिर फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, अगर हाल फिलहाल में आप लोगों ने जीआईबी क्लियर किया होगा, ऐसा कोई मेरा मित्र जिसने अभी जीआईबी क्लियर किया और वो सीआईबी इस बार दे रहे हैं, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में इसको पढ़ा होगा, ये वाला टॉपिक है ना, तो कुछ हिस्सा आपको वहां से मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जेआईबी क्लियर करने के तुरंत बाद आप सीआईबी के लिए लग जाया करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको ओवरलैपिंग होती हुई दिखाई देंगी, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा वहां पे। अब जैसे ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है अपने इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के पेपर में। अब मॉड्यूल ए में देख लेते हैं, ये आपका पूरा मॉड्यूल ए है। मॉड्यूल ए में कौन कौन से टॉपिक आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि अगर आपके पास समय पर्याप्त है, जैसे अभी आपके पास पूरा समय है, जून जुलाई में आपका एग्जामिनेशन हो रहा है और दिसंबर हम मान लेते हैं समाप्त हो चुका है, जनवरी से भी अगर हम जोड़ेंगे तो भी आपके पास पूरे पूरे तौर पर 5 महीने का समय बचा हुआ है, और ये 5 महीने भी अगर आप दे देंगे तो भी आपके पास बफर टाइम बच जाएगा, ताकि आप रिवीजन कर सकें, मॉक टेस्ट दे सकें, ये आपके पास टाइम होगा। तो मेरी पहली तो सलाह ये होगी कि इसको इत्मीनान से पढ़िए, पढ़िए और पूरा पढ़िए, कि समय आपके पास है। क्वेश्चंस ना तो मुझसे पूछ के बनते हैं, ना तो आपसे पूछ के बनते हैं। हम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात जरूर करते हैं, वहां से प्रश्न भी ज्यादा आते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं निकल के आता कि बाकी सारे टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने का ये मतलब है कि आप उस पर ज्यादा ध्यान दें, आप उसको समय के पहले ही समाप्त कर ले और उससे नहीं ड्रॉप करना। बाकी टॉपिक अगर किसी वजह से ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि आप बैंकर हैं, काम भी करते हैं और आपका काम भी बड़ा हेक्टिक है, आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैंक में काम करना पड़ता है, वहां तो एकाग्रता की ही जरूरत है, उसके बाद आके पढ़ना ये सच में कठिन काम है। तो ऐसे मामले में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने का ये मतलब होता है कि इससे क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना है, और ये टॉपिक एटलीस्ट आपको कम से कम 1 से 2 बार पढ़ना और इसको ड्रॉप नहीं करना है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं निकलता है कि बाकी सारे टॉपिक आप छोड़ के जाएंगे, या वो जरूरी नहीं, या वहां से क्वेश्चंस नहीं बनते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो अभी समय है, मेरी पहली सलाह तो ये होगी कि आप पहले टॉपिक्स को देख लें। अब जैसे मॉड्यूल डी में आपके नंबर ऑफ यूनिट सबसे ज्यादा है, लेकिन बहुत छोटी छोटी यूनिट है, मतलब 40% यूनिट तो 2-2 पेज की है, इससे ज्यादा है ही नहीं। मतलब एक बार अगर आप पढ़ने इत्मीनान से 2 घंटे के लिए बैठ गए तो मॉड्यूल डी का 2-3 यूनिट खत्म कर देंगे, और बहुत आसान सी यूनिट है। क्यों इतनी छोटी छोटी यूनिट है, इसकी भी वजह समझ लें। अब जैसे मॉड्यूल डी में आपको मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सरफेसी एक्ट मिलेगा। तो सरफेसी अधिनियम 2002 अपने आप में एक बड़ा एक्ट है। मैकमिलन या आप जो भी पुस्तक उठाते हैं, मैंने लगभग सारी पुस्तकों में देखा, उसमें बड़ी अच्छी बात ये की गई कि इन्होंने बड़े एक्ट को छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर दिया, और ये बहुत सुंदर काम इन्होंने किया, आपके लिए भी काम आसान हो गया। छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड होने से आपको ये लगता है कि यार इतना तो खत्म कवर कर लिया, इतना खत्म हो गया, तो आप बड़े पॉजिटिव रहते हैं, और पॉजिटिव रहना जरूरी होता है। दूसरा, वो आपकी यूनिट भी कवर होती चली जाती है। तो मॉड्यूल डी आपके लिए, मॉड्यूल बड़ा है, यूनिट बहुत छोटी छोटी। मॉड्यूल ए में आते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहां कहां से आपको देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले तो भैया आपको एनबीएफसी देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन इस साल बने भी हैं। एनबीएफसी आप जरूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो आपका स्मॉल एंड फाइनेंस बैंक, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक जो है, वो आपका जब आप देखेंगे तो वो इसी सेक्टर में आपके आ जाते हैं। ये आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशंस। और जब आप देखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और डिफरेंशिएटेड बैंक, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहां से बैंकों की कैपिटल के बारे में पूछा जाता है, कौन से बैंक किस एक्ट पर काम करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक
के पास क्या क्या काम है, और उसके बाद पेमेंट बैंक के पास क्या क्या काम है। कुछ अभी नए परिवर्तन भी आए, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक की पेड अप कैपिटल को 200 करोड़ कर दिया गया। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर कन्वर्ट होना चाहते हैं तो उनके लिए 100 करोड़ ही है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके विषय में एक सवाल पूछा भी गया, पेमेंट बैंक के बारे में पूछा गया। तो ये आपके लिए एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको भी आप देखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब है कि आप इसको पहले देखिएगा। अगर आपके पास समय बहुत कम रहता है या आपका बैंक दूर दराज इलाकों में, आपको आने जाने में 1-1 घंटे लग जाते हैं, तो आप इन टॉपिक्स को पहले देखेंगे, ठीक है साहब। उसके बाद जो लीगल फ्रेमवर्क है, ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको अभी छोड़ सकते हैं आप, इसको या बाद में देखिएगा। अभी तो खैर मैं फिर से आपसे बात दोहराऊंगा कि कोई भी टॉपिक आपको ड्रॉप नहीं करना है। हाँ, ये जो टॉपिक सबसे लास्ट में दिया गया है, इसको आप सबसे लास्ट में पढ़िएगा भी, ठीक है साहब। क्योंकि अगर आप जेएआईबी क्लियर करने के बाद आ रहे हैं और इस बार ही आप सीएआईबी को टारगेट कर रहे हैं, तो ये आपने पढ़ा हुआ है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आपने इसको विधिवत देखा हुआ है। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म भारत के अंदर, नरसिम्हन कमेटी 1, नरसिम्हन कमेटी 2, यही सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। कैपिटल मार्केट में क्या रिफॉर्म हुआ है, बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म किया गया, ये इसका हिस्सा बनेगा। अब रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये है, ये बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये आपका तीसरे नंबर पर आ जाता है। तो अगर हम देखें मॉड्यूल ए से आपका, अगर हम नंबर ऑफ परसेंट क्वेश्चंस की बात करें, तो यहां से आपके 10 से 15% क्वेश्चंस आराम से आ जाते हैं। नहीं, 10 से 15 क्वेश्चंस आपके यहां से बन जाते हैं एनबीएफसी और ये सारे टॉपिक्स को मिला के। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मामला हो गया। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, जो टाइप्स ऑफ बैंक है, बेसिकली टाइप्स ऑफ बैंक है जो भारत में काम करें, उनका लीगल फ्रेमवर्क कैसा है, इस विषय पर इस पे बातचीत की गई। और एनबीएफसी की लेयरिंग पर क्वेश्चन बना हुआ था। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आप ये पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस, बड़ा टॉपिक है, कई सारे सेक्शंस हैं, ये आपको देखना है यहाँ पर, ठीक साहब। सबसे अंत में आप देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, है ना, एफएसडीसी, ये इंडियन इकोनॉमी वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, ये जेआईबी में भी पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया मॉड्यूल ए का मामला। अब आते हैं मॉड्यूल बी की तरफ। मॉड्यूल बी सबसे छोटा मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए बी सी डी में सबसे छोटा मॉड्यूल है, लेकिन इसमें टॉपिक्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार सवाल बना है, ठीक है साहब, दिसंबर वाले पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फेमा आप थोड़ा लेट पढ़ सकते हैं, आपके लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, ये इसको आपको देख लेना है। अब यहां पर देखिए लॉ रिलेटिंग टू सिक्योरिटी एंड मोड ऑफ चार्जेस, यहां पर मॉर्गेज है, हाइपोथेकेशन है, प्लेज है, सेट ऑफ आप पढ़ते हैं, लीन पढ़ते हैं। तो चार्ज, आपको पता है कि जब भी आप ऋण देते हैं तो आप उस ऋण को सिक्योर करने के लिए ग्राहक से कोई सिक्योरिटी अपने पास सकते हैं, ठीक है। वो मूवेबल भी हो सकती है, वो मूवेबल भी हो सकती है, वो मॉर्गेज के फॉर्म में भी हो सकती है, वो हाइपोथेकेशन हो सकता है, वो प्लेज हो सकता है, वो सब कुछ। अब जैसे मॉर्गेज की डेफिनेशन तो आपको मिलती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ठीक है, सेक्शन 58 में आपको वहां पर मिलने वाला है। सेक्शन 58 में मॉर्गेज बताया गया, सेक्शन 58 के सब सेक्शन बी सी डी ई एफ तक, ये सब आपके जी तक गए, 5 वहां पर टाइप्स ऑफ मॉर्गेज आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ ये इस चैप्टर में आपको मॉर्गेज, हाइपोथेकेशन, प्लेज, सेट ऑफ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये आप सबसे अंत में, इसको सबसे अंत में भी रखिएगा। लेकिन पेमेंट एंड सेटलमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड पीएमएल एक्ट, इसमें कितने दिनों तक आप रिकॉर्ड को मेंटेन रखेंगे उसके विषय में सवाल बना हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ना, पेमेंट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पार्ट 1 और पार्ट 2। यहां से भी आपके 10 से 15% क्वेश्चंस जो है कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो लगभग 30 क्वेश्चंस आपके जो है, 30 से 35 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आपके मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी से आराम से आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है साहब, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो मॉड्यूल बी में आपके ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये जो मॉड्यूल है इसके जो यूनिट्स हैं थोड़े बड़े बड़े यूनिट्स में, तो इनमें समय आपको देना होगा ना। अब जैसे ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पूरा समाप्त कर लेंगे, ये इसको एक बार में बैठ के पूरा खत्म कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें इत्मीनान से टाइम दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा भी है जहां पर आपको कॉन्सेप्चुअल समझ होना जरूरी है। थोड़ा सा यूनिट ये आपको टफ लगने वाली है। चलिए आते हैं मॉड्यूल सी में। अब देखिए मॉड्यूल सी बड़ा मॉड्यूल है, ठीक है, बड़ा मॉड्यूल है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन, मैं इसको इसलिए इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ भी है। अब देखिए भैया, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा। अब जैसे सरफेसी एक्ट है, डेफिनेशन ऑफ सरफेसी एक्ट, ये 2 पेज का है, सिर्फ 2 ही पेज का ही है। सरफेसी एक्ट की सिर्फ इसमें डेफिनेशन दी गई है, क्लियर इतनी बात। अब डेफिनेशन सरफेसी एक्ट के बाद जब आप यहां पर देखेंगे तो ये सारे जो चैप्टर हैं जिनको मैं मार्क कर रहा हूं, ये सारे के सारे चैप्टर्स क्या हैं भैया, सेंट्रल रजिस्ट्री वगैरह सब सरफेसी एक्ट के अंतर्गत ही आते हैं, मिसलेनियस प्रोविजंस। अब ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये आपके सरफेसी एक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। अब इनको क्या किया गया, छोटा छोटा डिवाइड कर दिया गया है। तो अब सरफेसी एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्ट है,
सरफेसी एक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इनमें से कहीं ना कहीं से एक से दो क्वेश्चन तो आपके लिए बन जाएंगे, बहुत आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए सरफेसी अधिनियम, द रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट, क्लियर है। दूसरा है आपके लिए इस्टेब्लिशमेंट, इसी के अंतर्गत आपका ट्रिब्यूनल और जो है DRATs को इस्टेब्लिश किया गया था। तो अब देखिए द रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट, ये एक ही टॉपिक है, इसको कई सारे सब टॉपिक में डिवाइड किया गया है। रिकवरी ऑफ डेट एंड डिटरमाइंड बाय द ट्रिब्यूनल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, ठीक है। अब आ गया अगला इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। अब ये क्या बताता है भैया, ये बताता है कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन के फेज में जा रही है, अब चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, तो उसका लिक्विडेशन जब होगा तो उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा। तो आईबीसी कोड 2016 आपको ये बताता है, इंपॉर्टेंट एक्ट आपके लिए है। तो यहां से भैया पूछा जाता है कि केस कितने दिनों में, आप कितने दिनों में, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है अभी दिसंबर 2023 वाले पेपर में, कि किसी केस को डीआरटी से डीआरएटी के पास ले जाने में कितने समय का कितना जो है आपके पास टाइम पीरियड होता है, कौन कौन से मामले इनके पास जाते हैं। तो ये अब देखेंगे तो कई सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब इसमें सच में कई बार ऐसा होता है, और ये मुझे बहुत बात ऐसी मतलब मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये बात बहुत बार मुझे भी खुद खराब लग जाती है कि कह दिया जाता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाई अभी पूरा समय हमारे पास है, 2-2 पेज की यूनिट है, इसको पढ़ने में बुराई क्या है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब ये कह देना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो विषय के साथ बेईमानी है और फिर आपके साथ भी ये खिलवाड़ है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि ये जो टॉपिक्स हैं, इनमें सरफेसी एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरफेसी एक्ट कई हिस्सों में बटे होने की वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर आप ये जरूर देख लीजिएगा भैया, आईबीसी कोड 2016 आप जरूर देख लीजिएगा। यहां से अगर मैं कुल टॉपिक्स की बात करूं तो लगभग आपके 25 से 30% यहां से बन जाते हैं। क्लियर है, मतलब पूरा मॉड्यूल सी से आपको देख लेना है। तो सरफेसी एक्ट पूरा एक ही टॉपिक है, उसके बाद ये पूरा एक टॉपिक है, ये दोनों एक ही टॉपिक है, ठीक है। इसको जरूर, ये देखिए इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बुड्समैन इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटा सा, इसलिए मैं आपसे कह दे रहा हूं कि इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में आपको बहुत ज्यादा नहीं देखना है, एमएसएमई की जून 2020 में जो नई परिभाषा आई है वो आपको डेफिनेशन देख लेना है, ट्रेक्स वगैरह इसमें देख के जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा करंट अफेयर्स वाला मामला इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है साहब। चलिए अब आइए मॉड्यूल सी में, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, छोटा सा है, क्लियर है, बहुत बहुत छोटा सा है। द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, इसी के अंतर्गत आपकी लोक अदालत है, नालसा वगैरह सब इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है भैया दिसंबर 2023 में, यहां से एक प्रश्न बना हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बना हुआ है। लॉ ऑफ लिमिटेशन, टैक्स लॉज मत पढ़िएगा, क्योंकि दूसरे बाकी पेपर्स में आप पढ़ते हैं, तो मैं यहां से पढ़ने से आपको मना कर रहा हूं, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट आप जरूर देख लीजिएगा, छोटा सा है ये अधिनियम, है ना, पूछे जाने की संभावना वैसे है तो बहुत कम, लेकिन पूछा जा सकता है, कि पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत छोटा सा है। लेकिन लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है साहब। तो 25 से 30% यहां से कवर हो जाता है। अब आइए मॉड्यूल डी, अब यहां पर देखिए भैया, मॉड्यूल डी सबसे बड़ा देखने में, लेकिन बात इसमें बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे, बहुत ज्यादा छोटे छोटे इसमें टॉपिक है। अब जैसे यहां पर है मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब ये जो आप देखेंगे, ये सारा टॉपिक आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है। क्लियर हो गई बात साहब इतनी। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्लियर, जिनकी शुरुआत होती है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमिनिटी से, सेक्शन 124, सेक्शन 125 ऑफ आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ये सब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, और खत्म होता है जाके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से। अब भैया अब ध्यान से इस बात को सुनिएगा, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे बता रहा हूं, उतनी ईमानदारी से आप लोग इस बात को समझिएगा। हो सकता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में खाली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पूछ ले, या हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पूछ ले, एजेंसी से और इंडेमनिटी से कुछ ना पूछे, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। क्लियर साहब, छोटे छोटे टॉपिक हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से भैया किसी दो कॉन्ट्रैक्ट से जरूर क्वेश्चन बनते हैं, किसी दो कॉन्ट्रैक्ट से जरूर क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए ये आप जरूर देख लीजिएगा। मैं इसमें बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं इसमें अपने आप को भी सिक्योर करना जो है पसंद करूंगा, और आपको अपने से ज्यादा सिक्योर करना पसंद करूंगा, कि वहां पर आपके आंसर्स गलत ना हो। अपने आप को सिक्योर करने का मतलब है कि मैं क्लियरली ये कह रहा हूं कि यहां से दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, निश्चित तौर पर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है ये सारे के सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आपका सिक्योर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा पूरा ये प्रयास है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप सारे पेपर एक बार में क्लियर करें, ठीक है, ताकि वो जो 45 नंबर और 50 नंबर का क्राइटेरिया, उसका जो लाभ मिलना होता है वो आपको मिल जाए। अगली बात क्या है भैया, अब आइए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आप बाद में रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनपेड सेलर की कंडीशंस जो होती है वो इसमें दी गई हैं।
अब यहां पर अगर आप देखेंगे डेफिनेशन, मीनिंग एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी, ये एक ही चैप्टर है, इसको लास्ट में देखिएगा, इसको लास्ट में देखिएगा, ठीक है, इसको आप अंत में देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट है ना, माइनर अगर पार्टनर बनता है तो उसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, जब वो मेजोरिटी एज को अचीव कर लेता है तो वो पार्टनर रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके कितने दिनों के अंदर ये पब्लिक नोटिस देनी होती है, तो ये पूरा पार्टनरशिप एक्ट से ही रिलेटेड है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये पूरा जब आप देखेंगे भैया तो पार्टनरशिप एक्ट का, इसको आप लास्ट में पढ़िएगा लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है ये आपका, 35% के आसपास क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, 30 से 35% के आसपास क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आते हैं क्या है भैया, यहां पर एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, एक से दो क्वेश्चन यहां पर बनते हैं भैया। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जब आप बियॉन्ड द पावर जाके काम करते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है जो पब्लिक नोटिस है, अगर आप उस मामले में कोई कोर्ट के पास मुकदमा लेके जाएंगे तो कोर्ट कहेगा भैया ये तो पब्लिक नोटिस है, आपको पढ़ना चाहिए था कंपनी के साथ डील करने के पहले पहले। और इंडोर मैनेजमेंट है ना, इंडोर मैनेजमेंट इसका क्या है, अपोजिशन में आता है इसके, इसका एक्सेप्शन है। मेंबरशिप ऑफ कंपनी एंड प्रोस्पेक्टस, इसको आप लास्ट में देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डायरेक्टर को आप लास्ट में देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आपको मॉर्गेज वगैरह की डेफिनेशन देखने को मिलती है, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन एक्ट निहायत 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 इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है साहब, ये आपके लिए देखना है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आपके लिए, आपको सबसे अंत में टॉपिक दिया गया तो सबसे अंत में ही आपको ये देखना होगा। तो मैं आपको फिर से एक सारी बात दोहरा दूं, यहां पर मॉड्यूल ए में क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, अब ये सारा क्या है, एक सिंगल टॉपिक है, ये पूरा सिंगल टॉपिक है, यहां पर देख लीजिएगा, सरफेसी एक्ट से ही ये रिलेटेड सारे टॉपिक हैं, और सरफेसी एक्ट आपको पूरा देखना है, इंपॉर्टेंट है। जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैंने मार्क कर दिया है, कितने परसेंट क्वेश्चंस बनने की संभावना ज्यादा रहती है, ये सब मैंने यहां पर आपको बता दिया है। मॉड्यूल बी में आप लोगों ने देख लिया, मॉड्यूल सी में आप लोगों ने देख लिया, और मॉड्यूल ए। अब देखिए एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, अगर हो सके तो आप सीक्वेंस को फॉलो करिए, अगर नहीं आप ऐसा कर पा रहे हैं, या आपको देखिए इसमें एक बड़ी गंभीर समस्या ये भी है कि कई बार इसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्योंकि लीगल है, थ्योरी है, भाषा लीगल भाषा है, तो कई बार पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो अगर आप ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मॉड्यूल डी पहले पढ़ लीजिएगा, छोटा छोटा टॉपिक है और आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है ना, या मॉड्यूल सी या मॉड्यूल डी में से कोई भी एक पढ़ लीजिएगा, वहां से शुरू करिएगा। तो फिर आप इस तरह देखिए, इसमें एक और अच्छी बात है कि आप किसी भी मॉड्यूल से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इंटरलिंक आराम से मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि मॉड्यूल ए नहीं पढ़ा तो मॉड्यूल डी नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये पढ़ने में मन नहीं लग रहा, पहली कोशिश सीक्वेंस को फॉलो करना है, नहीं कर पा रहे, नहीं पढ़ने में मन लग पा रहा है, या नहीं उतना मजा आ रहा है, आप चाहते हो कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक मिले, तो आप मॉड्यूल डी से शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब सवाल यह है कि अब इसको आप कैसे तैयार करेंगे। देखिए इसमें लीगल लैंग्वेज में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि उसको कई बार हम किताब से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भाषा उसकी वैसी है, क्या वो कहना चाह रहा है, और किताब में परिवर्तन किया नहीं जा सकता। देखिए जब भी एक्ट की बात आएगी भैया, तो सीधे सीधे वही लैंग्वेज उतार कर रख दी जाती है, इससे कई बार वो समझ में नहीं आता है। तो आपको टीचर्स की आवश्यकता होगी, अगर आप विजुअल मोड में चाहेंगे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे ही पढ़ें या आप यहीं पे आए, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप किसी की गाइडेंस में रहें, इससे आपको बहुत सारा समय और बहुत सारा परिश्रम बचेगा, और आपके सफलता के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप जरूर गाइडेंस में रहें। अगर आप हमारी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए बहुत सारे जो है आपके लिए पैकेजेस हैं, आपके लिए हम लगातार अवेलेबल होंगे। फाउंडेशन बैच आपके लिए शुरू किया जा चुका है, महापैक आपके लिए है, सारी बातें यहाँ पर आपके सामने दिख रही होंगी। फाउंडेशन बैच जून जुलाई के लिए है, और ये प्राइस अभी आपकी है जो बहुत लीस्ट मिनिमम प्राइस पर आपको दिया जा रहा है, लेकिन ये प्राइस बहुत लंबे समय तक नहीं है, ये लिमिटेड ऑफर है। 5 जनवरी 2024 तक ही ऑफर है, 5 जनवरी 5 जनवरी 2024 तक फाउंडेशन बैच के लिए है ये ऑफर। और महापैक का मतलब है, जब आप नेक्स्ट देखेंगे महापैक है यहाँ पर, तो महापैक का मतलब है मित्रों ये पूरा 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है। अब इस 1 साल की वैलिडिटी में आपको सारी चीजें मिलेंगी, क्लियर है, सारे वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, डाउट सेशन आपको मिलेगा, डीपीपीज मिलेंगे, सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। और इस 1 साल के अंदर जब तक इसकी वैलिडिटी आपके पास है, हम जो कुछ भी सीआईबी के लिए नया आपके लिए करेंगे वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको अलग से कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए जो बहुत लीस्ट प्राइस रखा गया है वो आपको दिख रहा होगा, 3200, और ये भी जो ऑफर है आपके लिए बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड है, 5 जनवरी तक इसका भी आपको ऑफर का लाभ मिल पाएगा, 5 जनवरी 2024 तक। फाउंडेशन बैच में आना चाहते हैं फाउंडेशन बैच में आए। मेरे हिसाब से आप महापैक अगर
लेना चाहते हो तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी और 1 साल की वैलिडिटी होगी। 1 साल का मतलब है कि जून जुलाई तो पेपर आप कवर ही कर लोगे, इसके अलावा जो आपका नवंबर दिसंबर में सीआईबी का पेपर होगा आप उसको भी इसी में कवर कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है और बहुत कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है और 5 जनवरी तक का ऑफर है मित्रों। बाकी अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, प्रश्न आपका कोई है पढ़ाई को लेकर या आपकी तैयारी में कोई समस्या आ रही है, तो आपके लिए ये टेलीग्राम चैनल है, मैं आपसे मिलता रहूंगा, उपलब्ध रहूंगा आपके लिए। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या अगर इसको स्कैन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम पर जाएं, आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम आप टाइप करें, मैं आपको वहां पर उपलब्ध मिलूंगा। हमारी तरफ से जो भी अपडेट होंगे वो इस पर डाल दिए जाते हैं। कोई लिंक है, कोई वीडियो लिंक आपको मिलने वाली, कोई अपडेट हमारी तरफ से है, कोई पीडीएफ है, डीपीपी है और बहुत सारी चीजें लगातार इस पे आती रहती है। आईएबीएफ की तरफ से कुछ अगर सूचना रही वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। डाउट सेशन होगा, सब कुछ होगा, लाइव डाउट सेशन भी हम लोग इस पे कंडक्ट करते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आप इस पे आइए और जुड़िए मुझसे। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे और अगर नहीं की है आप लोगों ने तो कर लीजिए, है ना, क्योंकि जेएआईबी की तुलना में सीएआईबी थोड़ा कठिन है मामला, समय आपको देना पड़ेगा इस पेपर को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं। तो आज के लिए मित्रों इतनी ही बात है, तो मिलते हैं फिर आपसे इन बैचेस के माध्यम से। आपके सवालों के साथ आप उपस्थित होंगे और उन सवालों के जवाबों के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तो आज इतनी बात रखते हैं, विदा लेते हैं। दोबारा आप सबको आने वाले 9 वर्ष के लिए, इस 9 वर्ष के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद।